नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है किशोरा अवस्था की ओर। तो दोस्तों, किशोरा अवस्था की ओर मतलब इस चरण को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि मनुष्य के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ठीक। और इन अवस्थाओं में मनुष्य का विकास कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा अभी क्या होता है, किशोरा अवस्था है। किशोरा अवस्था से पहले जो जन्म से लेकर क्या होता है, जन्म से लेकर 2 साल की जो अवस्था होती है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है 0 साल का होता है और उसके बीच 2 साल तक, यहाँ से 2 साल तक का जो एज होता है, इस अवस्था को कहते हैं, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, शैशवा अवस्था। क्या कहते हैं? शैशवा, सॉरी, ये वह है, शैशवा अवस्था कहते हैं। ठीक, ये हो गया शैशवा अवस्था। और इस शैशवा अवस्था में जो 0 से लेकर 2 महीने तक का, जो 2 महीने तक, जन्म से लेकर 2 महीने तक का जो अवस्था होता है, उसे हम कहते हैं जन्म। उस बच्चे को क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं। क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं। ठीक। और जो यह होता है, जो शैशवा अवस्था होती है, यह शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है, इस अवस्था में बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। तो पहली अवस्था कौन सी हो गई? शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था के बाद आता है, कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था। ठीक। ये जो होता है बाल्यावस्था होता है, जो शैशव अवस्था के बाद अर्थात 2 साल के बाद 10 या 12 साल तक का जो एज होता है, उसके बीच की अवस्था होती है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेज होता है, अर्थात अगली अवस्था होती है, वो होती है किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद जो आता है, जो अगली स्टेज आती है, उसे कहते हैं वयस्कता। क्या कहते हैं? वयस्कता कहते हैं। ठीक। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, किशोरा अवस्था की ओर। तो देखते हैं इसमें क्या पिछले अध्याय क्या लिखा है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं क्या लिखा, मानव एवं बहुत से जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्यों जनन करते हैं। इस अध्याय में क्या लिखा है, इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। अध्याय 6 में क्या लिखा है, अध्याय 6 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। आइए देखते हैं। किशोरावस्था एवं यौना आरंभ। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहली एक कन्या विद्यालय विद्यालय में पढ़ती है। क्या लिखा है? पहली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगती है। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष मिली थी, 1 वर्ष बाद मिली थी, की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर नजर आ रहे थे। उसकी माँ ने बताया, क्या लिखा, उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। अब यहाँ से देखते हैं वृद्धि। क्या लिखा है? वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। मतलब वृद्धि जो होती है, जो शारीरिक वृद्धि होती है, जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत देता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। अब देखते हैं बूझो क्या कहता है। क्या लिखा है? शरीर में होने वाला, क्या लिखा है, शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। तो पहली क्या कहती है, जीवन का। क्या लिखा है? जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें, क्या लिखा है, इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े हैं। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है। तो विशेष नाम क्या होता है इसका? किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। तो आइए आगे पढ़ते हैं।
वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। क्या लिखा है? वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब जब क्या लिखा है? वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाता है या किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन से अर्थात 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स क्या कहते हैं? टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में क्या लिखा है? किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोरों की जनन क्या लिखा है? किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौन आरंभ समाप्त हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं पहली क्या कहती है। पहली और बूझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोरावस्था के लक्षण है। वे यौन आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं, हेडिंग क्या है? यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। तो पहला परिवर्तन क्या है? लंबाई में वृद्धि। देखते हैं लंबाई में वृद्धि क्या है। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय क्या लिखा? इस समय शरीर की लंबी अस्थियों अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति क्या होता है? लंबा हो जाता है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, यहां से देखते हैं, ये देखते हैं, यहां से देखते हैं। प्रारंभ में लड़कियां क्या लिखा है? प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। अब देखते हैं पहले क्या सोच रही है। देखते हैं क्या लिखा है। मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ, परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर लेते हैं तथा संतुलित कर देते हैं, फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा क्या लिखा है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई क्या लिखा है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु परंतु वृद्धि क्या लिखा है। परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की क्या लिखा है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। देखते हैं शारीरिक आकृति में परिवर्तन। तो देखते हैं शरीर में जो शारीरिक आकृति होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि क्या लिखा है। इसका कारण यह है कि वे यौन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में क्या लिखा है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। देखते हैं स्वर में परिवर्तन क्या होता है। स्वर मतलब आवाज में परिवर्तन। क्या लिखा है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है। यौन आरंभ में स्वर यंत्र या लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लैरिंग्स एक प्रकार के क्या होता है? मसल्स होती है
ठीक, तो ये लिखा लैरिंग्स। लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। ठीक, जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत क्या होता है, कुछ छोटा होता है, अतः बाहर समानता दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का गहरा स्वर होता है। किशोरों लड़कों में क्या लिखा है, किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित मतलब इरेगुलर ग्रोथ हो जाती है और आवाज फटने या फर्राने लगती है। ठीक, यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। ये देखते हैं, ये देखिए एडम्स या एप्पल जिसे कंठमणि कहते हैं, ये रहा है। गर्दन के नीचे ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ ये दिखाया गया है, इसे एडम्स या एप्पल या कंठमणि कहते हैं। अब देखते हैं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। क्या लिखा है, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। स्वेद ग्रंथियां जो पसीने की ग्लैंड होती है उसे स्वेद ग्लैंड कहते हैं। ठीक, इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण क्या लिखा है, इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। ठीक है, जो तैली ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियां और तैली जो ग्रंथियां होती हैं, जो इनके मतलब इन ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। तो इन ग्रंथियों के अधिक स्राव से अर्थात इनके अधिक क्रियाशीलता से क्या होता है, व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। ये पॉइंट देख लेते हैं जो ब्रैकेट में था, ये पैराग्राफ देख लेते हैं क्या है। श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती हैं। वाहियों द्वारा मतलब डक्ट द्वारा। ठीक, अतः अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। ठीक, या अर्थात डक्टलेस ग्रंथियां कहती हैं। क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्रंथियां कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं जनन अंगों का विकास। हम देखते हैं जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था, चित्र 6.1 एवं 6.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पूर्वालोकन कीजिए। क्या था, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यौना आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में क्या होता है, अंडाशय साइज में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। ठीक, किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी क्या लिखा है, कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखते हैं गौण लैंगिक लक्षण क्या क्या है। आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे क्या लिखा है, तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं।
अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों, क्या लिखा है, लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। यहां से देखते हैं किशोरावस्था में, क्या लिखा है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्या लिखा है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, जो किशोरावस्था जो स्टेज है उसमें होने वाले जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा होते हैं, हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, क्या है, रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौना आरंभ के समय, क्या लिखा है, क्या लिखा है, यौना आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, क्या लिखा है, टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा पीछे। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौनारंभ के साथ अंडाशय अर्थात स्त्री हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। इससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां, जिसे मेमेरिक ग्लैंड भी कहते हैं, दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन इन हार्मोनों के, क्या लिखा है, इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अब देखते हैं जनन कार्य प्रारंभ करने में, क्या लिखा है, जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। तो क्या भूमिका हार्मोन की, देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिसे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। रुधिर प्रवाह में देखिए जो ब्लड होता है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ब्लड ऐसा एक लिक्विड पार्ट है शरीर का जो शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है। ठीक, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्टलिस्ट ग्लैंड होती हैं। डक्टलिस्ट का मतलब होता है जिसमें जो अपना स्राव, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में क्या करते हैं, निर्मोचित कर दे, उसे क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात डक्टलिस्ट ग्लैंड होती हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, जो यही लिखा अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिसे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य तक पहुंचा सके या पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन, वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या होता है, स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती हैं। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। ठीक, अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित, क्या लिखा है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। उद्दीपित मतलब क्या करता है, प्रेरित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। क्या लिखा, क्या लिखा, यौना आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। ठीक, ये देखें यौना आरंभ में शरीर, क्या लिखा, शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखें तो क्या लिखा, पहली ओर बुझो अब समझ गए कि यौन आरंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं मानव में जनन काल की अवधि क्या है। मानव में जनन काल की अवधि देखते हैं क्या है। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पत्ति करने लगते हैं,
क्या करते हैं, उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनारंभ अर्थात 10 से 12 वर्ष की आयु तक से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौना आरंभ पर क्या लिखा है, यौना आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप क्या लिखा है, जिसके फल स्वरूप क्या लिखा है, जिसके फल स्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है, जिसे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव जिसे हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, एमसी अर्थात जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या आम भाषा में हम लोग बोलते हैं पीरियड का आना। किसका आना, पीरियड का आना। आगे देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौना आरंभ में होता है जिसे रजो दर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। यहाँ हम देखते हैं जैसे क्या होता है कि जब जो प्रक्रिया होती है पीरियड की, वो क्या होता है 28 से 30 दिन तक की होती है। इस बीच में क्या होता है, ये जो गर्भाशय होती है, गर्भाशय की दीवार क्या होती है, मोटी होने लगती है। ठीक, और इसी में क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक, ये क्या होता है, गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है। जैसे ही स्पर्म ओवम से अर्थात अंडाणु से मिलता है, ठीक, मिलने के बाद यहाँ क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट मतलब युग्मनज होता है। ठीक, युग्मनज बन जाता है। युग्मनज से क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी भ्रूणीय विकास होता है। जाइगोट के बाद अर्थात युग्मनज के बाद क्या बनता है, भ्रूण जो होता है इसी में पलता फूलता है। ठीक, और यहाँ से भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक, भोजन को प्राप्त करता है। ये तो प्रक्रिया हो गई जब क्या हो गया, कॉपुलेशन के द्वारा निषेचन हो गया या फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया। यदि गर्भाशय की दीवार मोटी बन गई है, ओवम है, अंडाणु है, ठीक, कोई स्पर्म अंडाणु से नहीं मिला, तो ये जो मोटी दीवार बन गई होती है, ये दीवार क्या होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। और टूटकर जब स्त्रियों में क्या होता है, एमसी जो पीरियड चलता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ब्लीडिंग होती है, उसके माध्यम से ये सारे दीवार जो टूटते हैं उसी के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। ठीक, और ये 3 से किसी में 3 दिन, किसी में 6 दिन तक यह प्रक्रिया चलती रहती है ब्लीडिंग की। और ब्लीडिंग के माध्यम से ये सारे जो भी रेजिडुअल जो मतलब प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ गंदगी, वो सब बाहर निकल जाती है। और फिर उसके बाद यह प्रक्रिया 5 या 6 दिन के बाद फिर से प्रारंभ हो जाती है और दीवार मोटी होने लगती है। ठीक, यही प्रक्रिया चलती रहती है। हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं पहली क्या कहती है, देखते हैं पहली क्या कहती है। ये पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजो दर्शन से रजो निवृत्त तक होती है। क्या वह सही है? तो आइए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है।
शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं संतति का, अर्थात जो संतान है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो देखते हैं किस प्रकार होता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। मैंने अपनी माँ को, क्या लिखा है, मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। ठीक, मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। तो देखते हैं, लड़का अथवा लड़की, क्या है, लड़का अथवा लड़की। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में, गुणसूत्र अर्थात डीएनए, डीएनए जो होता है उसमें होते हैं गुणसूत्र। डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, अर्थात माता पिता से जो बच्चों में आता है, जो बच्चों में आता है वो डीएनए होता है। ठीक, डीएनए में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। तो वही गुणसूत्र गुणसूत्रों में निहित होता है, लिखा है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। ये कोशिका है। ठीक, कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक, केंद्रक में यहाँ क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। डीएनए में क्या होते हैं, इसी में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो वही लिखा है, गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मनुष्य की कोशिका होती है उसमें केंद्रक होते हैं, केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होते हैं। डीएनए में कई कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी, 23 जोड़ी का मतलब हो गया, एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2, अर्थात 46 हो गए। ठीक, 46 होते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ी लिंग सूत्र है। देखिए, 23 गुणसूत्र है, अर्थात एक से लेकर कितना, 1 से लेकर 22 तक। जो 22, एक जोड़ी से लेकर 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र होते हैं वो किसको बनाते हैं, शरीर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, शरीर का निर्धारण करते हैं, अर्थात शरीर के निर्माण में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक, ये तो हो गए 1 से 22 तक। 22 के बाद जो 23वीं जोड़ी है, 23वीं जोड़ी है, ये हमारे लिंग को निर्धारण करती है। लिंग के निर्धारण का मतलब होता है होने वाला संतान, क्या लिखा है, होने वाला संतान या तो बच्चा, जो बच्चा होगा या बच्चा होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, उसको निर्धारण करने वाला गुणसूत्र नंबर कौन सा है, 23 जोड़ी वाला, अर्थात 23 पेयर का जो होता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम, वो निर्धारण करता है कि लड़का होगा, जो हमारी संतान होगी वो लड़की होगी या लड़का होगा। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 2 गुणसूत्र, एक जोड़ी लिंग सूत्र है जिन्हें हम एक्स वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स होता है तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक युग्मक अंडाणु या गुणसूत्र में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में क्या लिखा है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक, क्या लिखा है, जिनमें एक प्रकार में एक्स तथा, अरे सॉरी, क्या लिखा है, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होते हैं। चित्र 7.4 को देखिए, अभी हम लोग देखेंगे। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में, क्या लिखा है, जब, फिर से पढ़ते हैं, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, अर्थात जो स्पर्म होता है वो अंडाणु से जब मिलता है, एक्स गुणसूत्र वाला स्पर्म जब मिलता है तो युग्मनज अर्थात जो जाइगोट में 2 गुणसूत्र अर्थात 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। आइए देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं
मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है, नर, नर गैमीट है अर्थात मेल गैमीट है। ये हो गया फीमेल गैमीट। 1 से लेकर 22 तक जो क्रोमोसोम होते हैं, 1 से लेकर 1 से लेकर जो 22 तक क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, दोनों में समान है। ठीक, निर्धारण कौन करता है, 23वीं जोड़ी की। ठीक, ये हो गया मेल। मेल में एक एक क्या होगा, एक्स होगा गुणसूत्र और एक होगा वाई गुणसूत्र। ये हो गया फीमेल युग्मक अर्थात गैमीट। तो एक इसमें दोनों क्या होते हैं, दोनों दोनों ऊपर नीचे वन पेयर जो होता है, दोनों पेयर जो होते हैं एक्स एक्स होते हैं। ठीक, अब इसमें से मान लीजिए गैमीट जो बना, जो फीमेल गैमीट जो बना, इसमें से जो 23वीं जोड़ी है, इसमें से जो फीमेल गैमीट बना, ये हो गया, एक हो गया, इसमें से दोनों पर एक्स एक्स ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो मेल गैमीट बनेगा, ये मेल गैमीट जो बन रहा है, इसमें एक एक्स होगा एक वाई होगा। इसको हम मिटाते हैं। ठीक, गैमीट वाला पार्ट हम फिर से देखते हैं। ये जो मेल गैमीट बना, ठीक, एक में एक्स होगा एक में वाई होगा। फीमेल गैमीट जो बना, ये फीमेल गैमीट बना, दोनों पर एक्स एक्स होता है। ठीक, दोनों पर एक्स एक्स होता है। यदि मेल गैमीट वाला जो स्पर्म है, मेल गैमीट का जो स्पर्म है, यहाँ मादा के अंडाणु से मिला, ठीक, एक्स वाला यदि मिला, तो एक्स एक्स ही जो संतान बनेगा, जो संतान उत्पत्ति होगी, वो एक्स एक्स वाला होगा। तो जब एक्स एक्स वाला होता तो क्या होगा, लड़की, जो संतान होगी वो क्या होगी, लड़की होगी। यदि वाई वाला मेल गैमीट जो वाई स्पर्म को ले जाता है, वाई गुणसूत्र वाले स्पर्म को ले जाता है और इसके एक्स वाले से मिलता है, तो फिर कौन सा युग्मनज बनेगा, एक्स और वाई। यदि एक्स और वाई बनता है तो हमें पता है एक्स और वाई गुणसूत्र किसमें होते हैं, लड़के पर, अर्थात ये मेल क्या हो जाएगा, मेल होगा। जो एक्स वाई बनेगा, एक्स वाई बनेगा, यह संतान कौन सा होगा, मेल होगा, मेल शिशु को जन्म दिया जाएगा। और जो एक्स एक्स होगी, ये क्या होगा, फीमेल शिशु को जन्म देगी। अर्थात हम इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जब किसी पुरुष के, जब किसी पुरुष महिला के लगातार बच्चियां ही होती हैं, जो मादा शिशु होती है, तो उसमें लोग औरत को ताना, स्त्री को ताना देते हैं कि इसी के कारण बच्ची हुई है। अर्थात यह वैज्ञानिक रूप से क्या है, गलत है। जो एक्स वाई जो लड़की होगी या लड़का होगा, यह पुरुष के स्पर्म पर अर्थात उसके गुणसूत्रों पर निर्धारण होता है कि जाने वाला जो अंडाणु से मिलने वाला स्पर्म होता है, वो एक्स वाला जा रहा है या वाई वाला जा रहा है। ठीक, तो ये जो मिथ्या होती है कि औरत को मतलब उसको सुनाया जाता है, ठीक, लड़की होगी होने पर, तो ये गलत है। ठीक, और हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए चित्र दिखाया गया है। देखिए ये दोनों क्या है, दोनों अंडाणु हैं। ठीक, एक एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है। यदि स्पर्म वाई वाला आता है तो एक्स वाई मिलते हैं तो क्या होगा, नर होगा। ठीक, संतान जो होगी वो क्या होगी, नर होगा। ठीक, यदि एक्स वाला स्पर्म आता है और एक्स वाले अंडाणु से मिलता है तो मादा होगी, जो संतान होगी क्या होगी, मादा होगी। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यही हम लोगों ने अभी हमने बताया आपको, और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। ठीक, आगे देखते हैं। क्या लिखा है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। चित्र 7.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं चित्र 7.3। ठीक, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं।
आप पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रीनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। तो देखते हैं, ये हो गया ब्रेन में, देखिए ये हो गया पीयूष ग्रंथि, अर्थात इसको क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो होती है किस हार्मोन को स्रावित करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। किसको, थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रीनल ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि जो होती है ये एड्रीनेलिन, क्या होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन का सिक्रीशन अर्थात स्रावित करती है। अग्नाशय, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। फिर उसके बाद हो गया अंडाशय, ये हो गया अंडाशय की स्थिति, यदि स्त्री है तो, पुरुष है तो ये वृषण अर्थात टेस्टिस की स्थिति है। आगे देखते हैं, बूझो और पहेली को, पहेली क्या लिखा, बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तथा उन्होंने वहां काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ था एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गायटर गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। थायराइड ग्रंथि का रोग है। गायटर आपको बता दूं, जो थायराइड ग्लैंड जो होती है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है, अर्थात कम होता है। तो कौन सा डिजीज होती है, गायटर नामक व्याधि होती है, वही लिखा है। गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। उनकी बुआ ने क्या लिखा है, उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रीनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उसकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रीनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रीनेलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। एड्रीनेलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का क्या करती है, कार्य करता है। अब देखते हैं आगे, थायराइड एवं एड्रीनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार अपने हार्मोन का स्रावण करती हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करता है। वृद्धि हार्मोन अर्थात ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं, को स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक है। आगे देखते हैं, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या है, योगदान। देखते हैं, आप मेढक के जीवन चक्र के विषय में पढ़ ही चुके हैं, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। टैडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा के वयस्क बनने के इस परिवर्तन को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण, क्या लिखा है, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में, क्या लिखा है, यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। अब देखते हैं क्या है, बूझो क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गायटर हो जाएगा। तो देखते हैं आगे, देखते हैं यहां से, जननात्मक स्वास्थ्य। जननात्मक स्वास्थ्य क्या है, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त, क्या लिखा है, विसंगत मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक, किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रखने के लिए, क्या लिखा है, किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। क्या लिखा है, व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें
और भी अधिक आवश्यक हो जाती है, और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। आगे देखते हैं किशोर की पोषण अवस्था है। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है। याद कीजिए क्या था संतुलित आहार में, क्या था भोजन में, क्या था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भोजन भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में क्या है, संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध के संपूर्ण पोषण मिलता है। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। आगे देखते हैं। लौह तत्व रुधिर का निर्माण करते हैं, ठीक, तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्य सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? तथा क्या उनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। फल एवं सब्जियों का क्या लिखा है? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रच्छी भोजन है? देखते हैं, ठीक है। चिप्स तथा पैक, क्या लिखा है, ये पॉइंट देखते हैं। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। आगे देखते हैं अब व्यक्तिगत स्वच्छता, ये हेडिंग देखते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियां, जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, उन्हें श्वेत ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि श्वेत ग्रंथियां अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई, क्या लिखा है, यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण कर सकते हैं। क्या लिखा है, जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय अर्थात पीरियड के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने उन्हें ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन, क्या लिखा है, हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 मिनट, क्या लिखा है, आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। अब देखते हैं शारीरिक व्यायाम क्या है। शारीरिक व्यायाम, ताजी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा अथवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। कुछ भ्रांतियां हैं, ठीक, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, जो वैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से क्या होता है, गलत होता है, अंधविश्वास है, तो हम उसको देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा, अध्याय 6 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जन्म संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अपने भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा असत्य धारणा है जिसका कोई आधार नहीं है। तो देखते क्या है, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती होती है। ये क्या है, गलत है। ये
ये क्या है? गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि माँ उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि पिता उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसका जो लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र जो होता है एक्स और वाई होता है। जब पुरुष का एक्स वाला गुणसूत्र माता के एक्स वाले क्या होता है? अंडाणु से मिलता है। जो पुरुष का एक्स वाला स्पर्म माता के ओवम से मिलता है तो लड़की उत्पन्न होती है, अर्थात जो शिशु होती है वो लड़की होती है। यदि पुरुष का स्पर्म वाई व गुणसूत्र वाला जाता है और माता के ओवम से मिलता है तो क्या होता है? संतान के रूप में लड़के का जन्म होता है। ठीक, तो संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी, ये गलत है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट का, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। ये भी एक प्रकार का क्या है? अफवाह है, सब गलत है। आपको ऐसे अन्य कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड़ फेंकना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। आगे देखते हैं हम, नशीली दवाओं, क्या लिखा है? नशीली दवाओं अर्थात ड्रग्स का निषेध करें। ठीक, किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धिकाल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग अर्थात अर्थात नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए न ही कहना चाहिए। ठीक, जब एक क्या लिखा है? जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में क्या है? एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के इस्तेमाल किए जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण, क्या लिखा है? वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने के द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। अब देखते हैं किशोर द्वारा गर्भ निर्धारण। इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। आप संभवतः, क्या लिखा है? आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत अर्थात कानूनी आयु लड़कियों के लिए कितनी है? 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए कितना है? 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु किशोर अर्थात किशोर लड़कियां अर्थात माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है। बाल विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होते, अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। आगे देखते हैं, प्रमुख शब्द हैं जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि एडम्स एप्पल, किशोरावस्था, एड्रेनलिन, संतुलित आहार, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एस्ट्रोजन, हार्मोन, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि के बाद जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा यौनारंभ, जननात्मक स्वास्थ्य, गौण लैंगिक लक्षण, लिंग गुणसूत्र, लक्षण स्थल, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, स्वर यंत्र। अब देखते हैं इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा, तो देखते हैं। यौनारंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यौना आरंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज क्या होती है? फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। किशोरावस्था में क्या होती है? लंबाई में वृद्धि होती है। यौना आरंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन 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 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे कि
वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियों, वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एड्रीनेलिन, क्या लिखा है, एड्रीनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायराइड थायरॉक्सिन का तथा एड्रीनेलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, क्या लिखा है, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार, क्या लिखा है, गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में एक्स एक्स गुणसूत्र है अथवा XY गुणसूत्र है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। अब कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें सही विकल्प देखना है। क में क्या लिखा है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं। क्या लिखा है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं। पहला क्या है, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगती है। किशोर में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होता है। तो इसमें आंसर होगा सेकेंड पॉइंट। कौन सा, सेकेंड पॉइंट, शरीर में तीव्र गति। क्या लिखा है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला देखते हैं ख क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका ग पॉइंट। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। तो इसमें पहला क्या है, चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर आपका होगा सेकेंड, ये रोटी, दाल, सब्जियां। तो आंसर क्या हो जाएगा, रोटी, दाल, सब्जियां। दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर बल तथा दाब हम लोग पढ़ेंगे।